आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमैर। और ये शो और भी ज्यादा खास हो जाता है अगर किसी बहुत बड़े कलाकार की बर्थ एनिवर्सरी हो आसपास। 1 मई को हम लेबर डे के रूप में मनाते हैं, महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार, एक सच्चा कलाकार मैं जिसे मानता हूं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी थी। क्या बेहतरीन कलाकार, उनके बारे में जितनी बात भी की जाए कम है। बलराज साहनी साहब की बात कर रहा हूं। और अगर बात बलराज साहनी साहब की करनी हो तो परीक्षित साहनी से बेहतर नाम और कौन हो सकता है। न सिर्फ उनके बेटे बल्कि जो उन्हें अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल और आदर्श भी मानते हैं। आज खास तौर पर हमारे साथ परीक्षित साहनी साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका 92.7 बिग एफएम पर। खुद बड़ा खुश हूँ और 92.7 एफएम के सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि जितना परीक्षित जी अपनी जवानी में अपने अब्बा की तरह नहीं लगे थे, उतने वो अब लग रहे हैं बलराज साहनी की तरह, क्योंकि वजन भी बहुत कम हो गया है। जी जी जी। और आज चश्मे भी पहने हैं। सबसे पहले मेरे मन में ये बात आती है कि जब मैं छोटी थी और आपको जूहू के घर में इंटरव्यू करने आती थी, तब भी आप आई थी? जी आई थी। माय गॉड। तो हम कितनी सारी बातें करते थे मगर कभी बलराज साहनी की बात नहीं करते थे। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त वो जिंदा थे और बड़े पॉपुलर थे। तो उस वक्त मैं भी फिल्मों में एज एन एक्टर आ गया था, जो कि मेरा इरादा नहीं था। तो उस जमाने में शायद आपने मेरा इंटरव्यू लिया होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में, क्योंकि आप बलराज साहनी के बेटे थे और जो भी आपको इंटरव्यू करने आते थे तो बीच बीच में वो आपके पिताजी के बारे में आपके साथ कंपैरिजंस करते थे। सो इट हैड बिकम अ लिटिल ऑफ अ सेंसिटिव इशू एट दैट टाइम। नहीं, बिल्कुल ये कभी सेंसिटिव इशू हुआ ही नहीं। मैं दरअसल आज सुबह इसके बारे में सोच रहा था कि देखिए, उनका तो पैशन था, उसका जिंदगी का मकसद था एक बहुत महान एक्टर बनना। मगर मैं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं हायर स्टडीज मैंने की थी फिल्म इंस्टीट्यूट में रशिया में, और वहाँ आई डिड अ कोर्स इन फिल्म डायरेक्शन। मैं एक निर्देशक बनूंगा। तो वापस आए तो लोगों ने कहा कि साहनी साहब का बेटा है, कुछ ना कुछ तो जानता होगा। बाय चांस मैंने फिल्म डायरेक्ट करनी थी, पवित्र पापी, उन्होंने मुझे डाल दिया एक छोटी सी फिल्म में। वो अनायास बड़ी हिट हो गई। म्यूजिक बहुत अच्छा था। हाँ, अनोखी रात। मैं भी अचंभे में, संजीव कुमार मेरा को स्टार था, उसकी भी तकरीबन पहली फिल्म थी। उसने कहा यार तेरा नाम बड़ा खराब है ये परीक्षित, तू अपना नाम रख ले अजय साहनी। मैंने कहा बिल्कुल यार, कुछ भी रख दे, गधा रख दे, साहनी, कुछ भी रख दे यार, क्योंकि मैं तो एक्टर बनने नहीं वाला, मैं तो पवित्र पापी डायरेक्ट करने वाला हूँ। वो फिल्म इतनी हिट हुई कि उसके बाद जो प्रोड्यूसर साहब थे पवित्र पापी के, उन्होंने कहा जी आप है ना। तो हमने दत्त साहब को साइन किया था, सुनील दत्त साहब। फिर उन्होंने कहा कि आप ये रोल कीजिए। अब वो लिखी थी, मैंने 2 साल बैठ के लिखी थी, वो एटिक में बैठ के कमरे की बरसाती में, और टाइप की थी बार बार। उस जमाने में कंप्यूटर भी नहीं था, अंडरवुड पे मैंने टाइप किया उसको कई बार। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसको मैं डायरेक्ट करूं। मैंने बड़ा खून पसीना एक किया था, और पिताजी भी यही चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं अब तू एक्टिंग कर। तो बड़ा रोया मैं, आज तक रो रहा हूँ। मगर वो रोल करना इतना मुश्किल नहीं था। अव्वल तो पिताजी के साथ जब कोई दूसरा एक्टर नहीं मिलता था, जब मैं कॉलेज में या स्कूल में था, वो कहते थे परीक्षित को लाओ, मूंछ लगाओ इसको, बोलो स्टेज पे आ जाए। तो थोड़ी बहुत तो एक्टिंग की थी जी। फिर वो रोल मैंने लिखा था, वो जो पवित्र पापी का था। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट किसने की? अल्टीमेटली प्रोड्यूसर साहब ने खुद की जी। मगर एक बड़ा अजीब किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसके बारे में। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट आयरनीज इन लाइफ। मुझे पहली बार जिंदगी में एक ऐसा गाना गाना था, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, बहुत दूर चला। अब मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था। मैं यूरोप में पढ़ के आया था। मैंने कहा ये गाना वाना क्या गवा रहे हैं मुझसे। तो आई रिफ्यूज टू सिंग दिस सॉन्ग, आप बैकग्राउंड में डाल दीजिए। हम लोग शूटिंग कर रहे थे पंजाब में। ओके। डैडी भी साथ में थे। उन्होंने कहा यार अभी प्रोड्यूसर साहब कह रहे कि कर दो तो तू कर दे यार। मैंने कहा ठीक है, मगर अंडर प्रोटेस्ट था ये। लिप सिंक बड़ा बुरा दिया मैंने जानबूझ के। वो गाना मैं बड़े मुश्किल से गाया, लेकिन क्या खूबसूरत गाना है। वो गाना करवाया था मैं किशोर दा के साथ। ऑलराइट। आप यकीन मानिए इतने गाने गाए हैं फिल्मों में, आज वही गाना सब गा रहे हैं, वही याद कर रहे हैं, वही कहते हैं। प्रेम धवन साहब ने कंपोज किया था। आई थिंक सो। मगर अजीब इत्तेफाक है कि देखिए जिंदगी में हम क्या सोचकर चलते हैं और क्या हो जाता है। लेकिन बलराज साहनी साहब का एक्टर बनना और फिल्मों में काम करना इतना आसान नहीं था, बल्कि बिल्कुल आसान नहीं था। कितना संघर्ष करना पड़ा उन्हें, क्या क्या रुकावटें आई।
सब कुछ जानेंगे परीक्षित साहनी साहब से। अब से थोड़ी देर में सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। और आज हमारे साथ बलराज साहनी साहब की बात करने के लिए, क्योंकि 1 मई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, बेहतरीन कलाकार, कद्दावर अभिनेता, बेहतरीन इंसान मौजूद हैं परीक्षित साहनी साहब। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। कितना मुश्किल रहा था बलराज साहनी साहब के लिए हिंदी फिल्मों में अपने लिए जगह बनाना, एक्टिंग करना? मेरी माताजी के साथ जो उस जमाने में वहाँ महायुद्ध चल रहा था, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा कि इसको तो छोड़ जाओ यार, रास्ते में वहाँ मर जाओगे, कुछ हो जाएगा। तो वहाँ से वापस आए तो मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा। उसके बाद वो बॉम्बे आके उन्होंने जब ये जद्दोजहद शुरू की फिल्म लाइन की, हालात बहुत खराब थे उनके। मैं जो आपके चाचा जी हैं भीषम साहनी जी के पास उनकी चिट्ठियों का कलेक्शन है जो उनको मुंबई से वो लिखा करते थे उस दौर में, तो ये किताब में भी पब्लिश्ड है। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस जमाने में वो आए थे बहुत दुबले हो गए थे, ठीक से खाते पीते नहीं थे और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब और मेंटली भी बहुत परेशान थे, फिजिकली भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे उस दौर में, लिहाज से भी कुछ नहीं था घर में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसे घर में नहीं थे। मैं वापस इनके पास पहली बार रहने आया, मुंबई पहली बार आया, तो मेरी उम्र तक होगी कोई 9 साल की, 8-9 साल की। तो पैसा नहीं था, तो मुझे एक रोल मिल गया हलचल करके फिल्म में। पिताजी उस वक्त थे जेल में, क्योंकि उन्होंने पार्टी जी ये 48-49 के आसपास की बात है। जी 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 एग्जैक्टली, यू आर वेरी करेक्ट। रोल वो कर रहे थे जेलर का जी, तो उन्हें वैन में लाया जाता था जेल के कपड़ों में, फिर उनको जेलर का रोल के लिए कपड़े पहनते थे और शूटिंग करने अंदर जाते थे, किससे मिलना अलाउड नहीं था। मगर मैं बाहर दूर से लोगों के साथ ये सब देखा, नजारा था कि एक आदमी आया जेल से आया और जा रहा है जेलर बन के एक्टिंग कर रहा है। नहीं तो आप उनको कहाँ देखते थे? मैं दूर से, मैं भी उस फिल्म में काम कर रहा था, चाइल्ड आर्टिस्ट। मैं दूर क्राउड में खड़ा हुआ उनको देखता था, किसी को पता नहीं था कि मैं उनके बेटा हूँ। एक आदमी ने, मुझे याद है, एक दिन पीछे खड़े थे मेरे बगल में, उसने कहा कि यार क्या कौवे आ जाते हैं, ऊंट आ जाते हैं, गधे आ जाते हैं यार फिल्म लाइन में काम करने के लिए, ये कौन है, ये नाम क्या है इसका? किसी ने कहा ये को बलराज करके है यार कोई। अरे गधा है यार, किस लाइन पे आ गया, ये कभी एक्टर बन ही नहीं सकता। अब गालियां दी उसने 2-3 बहुत बुरी। मैं रो पड़ा। तो पिताजी ने बहुत दूर से मुझे रोते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा, इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा है, रो रहा है, मैं 2 मिनट मिल लूँ? ही वॉज अ नाइस फेलो। उन्होंने कहा हाँ जब मिली, मुझे आके मिले। ही नेल्ड डाउन, मुझे पूछा बेटे किसी ने तुझे नाराज किया, तू रो रहा है, आई कांट सी दिस। मैंने कहा सर ये पीछे लोग आपको गालियां दे रहे हैं सर, कह रहे हैं कि आप कौवे हैं, बदसूरत हैं, बदतमीज हैं, बेहया हैं कि ऐसे लाइन में आ गए आप, जबकि आप इसके लिए बने ही नहीं। उन्होंने एक बात कही जो आपने कहा मैं उनसे प्रभावित हुआ कि नहीं, वो उनकी जिंदगी का नारा था, ये उनकी खासियत थी, याद रखिए खासियत। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखा और कहा बेटे 2 साल दे मुझे, I'll make these people eat their words। जो इसने कहा है वो इसको मैं इसके मुंह में ठूस दूंगा, साबित कर दूंगा कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ जानते नहीं हैं। और बिलीव में उसके बाद मेरी सारी जिंदगी बोर्डिंग स्कूल्स में गुजरी, क्योंकि he didn't want me to be influenced by the film industry। एक पिता के तौर पर और एक इंसान के तौर पर बलराज साहनी साहब कैसे थे? सख्त, उसूलों के पक्के, आदर्शवादी, या फिर कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव? बताएंगे परीक्षित साहनी साहब। बस अब से थोड़ी देर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। और आज बात हो रही है मेरे बहुत ही पसंदीदा अभिनेता, कद्दावर अभिनेता जिन्हें कहा जा सकता है, एक स्टेचर है उनका, लोग आज भी उनकी कला को देख के, एक्टिंग को देख के अभिनय सीखते हैं, बलराज साहनी साहब। 1 मई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और आज खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं परीक्षित साहनी साहब। परीक्षित साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगर मैं एक इंसान के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर पूछूं कि बलराज साहनी साहब कैसे थे, सख्त थे या फिर कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे? शिवाजी स्कूल में पढ़ता था पूना में, और उनके पास मोटरसाइकिल था, तो उसकी आवाज मैं पहचानता था। मैं क्लास में बैठा हुआ था, उनकी मोटरसाइकिल की आवाज आई, मैंने कहा यार ये तो डैड का लगता है मोटरसाइकिल।
सडनली मैंने देखा कि हमारी क्लास चल रही है, रेगे साहब थे हमारे टीचर हिस्ट्री के, डैडी खड़े हुए। सो ही केम इन एंड बाय दैट टाइम उनकी वो फिल्म जो पहली फिल्म थी हम लोग, वो बहुत हिट हो चुकी थी। जी जी। लोगों ने शुरू कर दिया था कहना बलराज साहनी साहब, बलराज साहनी साहब। तो आए तो रेगे साहब ने पहचान लिया, अरे साहनी साहब आपकी फिल्म देखी। तो मेरा बेटा बैठा हुआ है, आज मैं बॉम्बे से आया हूँ, उसे लंच के लिए ले जा सकता हूँ? तो इसे डाल ले जाइए। बाहर आए, लंच के लिए ले गए मुझे। उसने कहा सॉरी बेटा, आपको मैंने बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ है, क्या करूं, हालात ऐसे हैं। फिर उन्होंने कहा आप खाओ पियो, मुझे जिस तरह से जो खाना चाहते हो खाओ, हॉस्टल का क्या खाना मिलता होगा तुम्हें, बट बेटे याद करो 2 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन लोगों को करके दिखाऊंगा, मैंने करके दिखाया है, अब तुम आगे देखना। क्या बात। दैट वॉज हिज स्पिरिट। सिद्धार्थ बेटा बात क्या है, सच तो यह है कि जो भी सच्चा कलाकार होता है और खास तौर से एक्टर जो होते हैं, उनका काम होता है एक जज्बाती किस्म का काम होता है। दिन रात उसको अपनी भावनाओं के तार बजाने पड़ते हैं जैसे सितार पे। और ज्यादातर अच्छे एक्टर जो मैंने देखे हैं वो बड़े भावुक होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। पिताजी का भी ऐसे ही था, हद से ज्यादा सेंसिटिव थे। एक बात मेरे मन में आती है, आप उनकी सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहे हो। उनकी सेंसिटिविटी हम स्क्रीन पे तो हर रोल में देखा है। आपके साथ एज अ सन ऐसा कोई खास सेंसिटिव वाकया हुआ, या कभी आपने उनको चोट पहुंचाई या उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से आप ये बार बार कहते हो कि बहुत सेंसिटिव थे? मैं एक अजीब व गरीब बेटा था उनका। एक तो मैं हमेशा दूर रहा उनसे, सारी जिंदगी बचपन से बोर्डिंग स्कूल्स में ही रहे, और उन्होंने सही किया। उन्होंने कहा मैं तुझे सबसे अच्छी तालीम दूंगा दुनिया में, बाकी तू हैंडल कर लेना। सेंट स्टीफेंस कॉलेज भेजा, लॉरेंस स्कूल सना भेजा, फिर यूरोप भेज दिया। वापस आया तो 26 साल का हो गया था, और ख़ास उन्होंने इस बंगले में मेरे लिए एक पूरा विंग बनाया था। तो 2-3-4 कमरे, एक जिम बनाया था, एक डार्क रूम बनाया था, एक पेंटिंग के लिए रूम बनाया था। मगर कुछ माहौल ऐसा था कि मैंने कहा डैड आपने भी स्ट्रगल की थी, यहाँ मुझे बैठे बैठे सब मिल रहा है, रोज़ ऑमलेट खाता हूँ, कसरत करता हूँ, बीच पे सैर करता हूँ, नहाता हूँ, लेट मी स्ट्रगल। तो मैं अकेला रहूँगा थोड़े दिन, लेट मी फाइट इट आउट। तो मैं फिर एक दूसरी जगह रहने चला गया, उसको मैंने बड़े अच्छी तरह डू अप किया। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि दिल को कितनी चोट पहुंची होगी हमारे पिताजी को, क्योंकि उन्होंने वो जो जगह बनाई थी, वो जो कमरे बनाए थे, वो घर बनाया था इतना बड़ा। उन्होंने सोचा था कि जिंदगी में पहली बार मैं अपने बेटे के साथ, अपने परिवार के साथ इकट्ठे रहूंगा। एक बार मुझे मिलने आए, उस मैंने बड़ा अच्छा बना के रखा था, वहाँ शिवतीर्थ एक फ्लैट था बॉर्डर रोड पे, वहाँ पे गालिब के मेरे पास बहुत से रिकॉर्ड्स थे, गज़लें थी। तो बैठे बैठे रहे, समंदर के बड़ा अच्छा व्यू था, देखते रहे, गज़ल सुनते रहे। गालिब की बड़े फ़ैन थे वो, गालिब उर्दू बड़ी अच्छी आती थी उनको। तो एक जब आई थिंक गवैया भी था, आई थिंक बेगम अख्तर, उसमें एक लास्ट आखिर में एक जुमला था गालिब का, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। वहाँ पे मैंने देखा कि ये फूट फूट के रो पड़े डैडी। कुछ कहा नहीं उन्होंने, चुपचाप उठ के कहा बेटे मैं चलता हूँ, तुझे बड़ा अच्छा यार बना के रखा है फ्लैट, काश तू मेरे साथ रहता। मैंने कहा डैड बस एक बार मैं पाँव जमा लूँ, आई एम कमिंग। और मेरी 1-2 फिल्में हिट हो गई, मैं आ गया वहाँ, वापस चला गया। फिर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने पढ़ा, मुझे अचंभा हुआ, और लिखा था आई कैरी क्वाइट अ ग्रेवयार्ड इन माई हार्ट, कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वो दिखाते नहीं थे, मगर यस यू राइट, बहुत ज़्यादा भावुक थे वो, बहुत ज़्यादा जज्बाती थे, छोटी छोटी चीज़ उनके दिल में जाके लगती थी। सो ये थे ऐसे ही डैडी। किस फिल्म से जिंदगी में एक नया मोड़ आया बलराज साहनी साहब के? कौन सी थी वो फिल्म? बताएंगे परीक्षित साहनी साहब। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज हम दोनों नहीं हैं, एक और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, परीक्षित साहनी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। और हम सब मिलकर याद कर रहे हैं बलराज साहनी साहब को, क्योंकि 1 मई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। अगर मैं फिल्मों पे आऊं, बलराज जी की फिल्मों पे, डेफिनेटली 2 बीघा जमीन वाज अ टर्निंग पॉइंट बिल्कुल इन हिज करियर। लेकिन जैसा आपने कहा कि पहले वो आपसे मिलने आए बोर्डिंग स्कूल में, तो बाइक पर आए थे, जो सेकंड हैंड बाइक हुआ करती थी उनके पास। उनके अगर मैं फॉर्च्यून की बात करूं कि कैसे बदलना शुरू हुआ, किस फिल्म से,
कौन सा दौर था, कौन कौन सी फिल्में थी जो हिट होती गई और तब लगा कि बलराज साहनी इज अ नेम नाउ? आई थिंक ये जो काबुली वाला थी, काबुली वाला, उसके बाद एक फिल्म आई थी सीमा, नूतन के साथ। अमेय चक्रवर्ती जी की। जी 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 जी। अब उस फिल्म ने मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा छाप छोड़ दिया इन फिल्म इंडस्ट्री पर, क्योंकि वो ऐसा एक मौजू था, एक ऐसा विषय था, एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पे मुझे नहीं लगता कि आज कोई फिल्म बनाने की सोचेगा भी। उससे पहले भी नहीं बनी, उसके बाद भी बहुत खूबसूरत फिल्म है। और इतनी साइकोलॉजिकल स्टडी थी उसमें, और पिताजी ने जिस तरह वो रोल किया उस वार्डन का, बिलीव मी, उनकी उम्र तब 40, 45, 44 से ज्यादा, मतलब उससे भी कम थी। हाँ, नूतन जी की दूसरी या तीसरी फिल्म थी वो। पहली मेजर फिल्म मानते हैं सीमा को 1955 में नूतन जी की, मतलब पहली मेजर फिल्म, नॉट फर्स्ट फिल्म बट फर्स्ट मेजर नूतन जी की। बलराज साहनी की ज्यादातर फिल्मों से हम इम्प्रेस्ड है। आपकी फेवरेट फिल्म्स कौन सी रही है, एंड व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट एक्टिंग फ्रॉम दीज फिल्म्स? फिल्मों से कुछ समझना और सीखना मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने कई बार कोशिश की है, एक सीन बार बार देखा है मैंने अपने होम थिएटर पे, मैं समझ नहीं पाया कि ये कैसे कर गए। मगर अगर कुछ थोड़ा बहुत सीखा है उनसे मैंने, अगर उनकी असर पड़ा है मुझ पे, तो वो 2-4 चीज़ें जो उन्होंने कही थी जब मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा था। पहली क्या है बात कि एक बार मेरी पहली फिल्म थी पवित्र पापी, मतलब पहली बड़ी फिल्म जी। मैं नया रूस से आया था, हिंदी भी बड़ी बुरी बोलता था, रूसी ज़्यादा बोलता था, माफ़ कीजिएगा, रूसी आदतें भी थी मेरी। पहली बार बड़े सेट पे कोई गाना चल रहा था, कोई बड़ी अच्छी खूबसूरत जूनियर आर्टिस्ट थी, कुछ आंखें भी बना रही थी मेरी तरफ, कुछ आके धक्का सा मार के मुझे चली जाए। मैंने कहा तो सीधा हिट है यार, तो मैंने उससे बुला लिया, मैंने कहा इधर आओ बेटा नहीं कहा, बेटा अभी अब कहता हूँ मैंने कहा इधर आओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सो एंड सो। अच्छा, रोजली, तो वेरी गुड, क्या कर रही हो? दिस इज यूजुअल, यूरोप में यही होता है कि क्या होता है, क्या कर रही हो शाम को? तो खाना वाना खाते हैं। डैड बैठे बैठे लेटे हुए थे मंजी पे, उनकी एक आदत थी, सो जाते थे और एक आंख से देखते रहते थे क्या हो रहा है। तो शॉट दिया मैंने, तो आया, उन्होंने कहा बेटे सर इधर आना। उन्होंने कहा बेटे देख, एट दिस आई हैव नेवर फॉरगॉटन, ये कभी भूला नहीं उनकी ये बात है। और मैं चाहता हूँ कि जितने नए आ रहे हैं लोग प्लीज़ ये सुने। उन्होंने मुझे कहा देख यार, तेरी ये पहली या दूसरी फिल्म है, मैं तेरे को अपने बारे में एक बात बता दूं कि ये मेरे लिए ये जगह है ना, ये ना मैं मंदिर जाता हूँ, ना मस्जिद, ना गिरजाघर, ना गुरुद्वारा, ये जहाँ मैं शूटिंग कर रहा हूँ, ये सेट, ये स्टेज, ये मेरा मंदिर है, ये मेरी मस्जिद है, ये मेरा गुरुद्वारा है। मैं यहाँ आता हूँ प्रार्थना करने, ये एक पवित्र स्थान है मेरे लिए, ये इबादत गाह है, पूजा है मेरे लिए जो मैं करता हूँ। अगर तूने कचरा करना है बेटा, बाहर जाके करना, इसके बाद तू लड़की को जहाँ ले जाना चाहता है ले जा, कुछ और करना चाहता है कर, मगर भगवान के लिए इस जगह में, इस थाली में छेद मत कर। जी। तो मैं झटका लगा मुझे यार, मैंने कहा वाकई उस दिन के बाद आज तक मैंने कहा यही आदमी का एक रवैया होना चाहिए, यही आदमी को इसी तरह से अपने काम से लगन होनी चाहिए कि वो एक इबादत है, वो एक पूजा है। मैं एक और सीन कर रहा था किसी दूसरी फिल्म से, उसका नाम था उधम सिंह, मैं उधम सिंह का रोल कर रहा था, वो किसी गांधीवादी का कर रहे थे। तो हमारी टक्कर होती है, उसमें उन्होंने, मेरा एक डायलॉग था, मैं कहता हूँ आप गांधी जी की बात करते रहते हो, उस शख्स को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे कहाँ आपको आज़ादी मिलेगी, और मुझे उनके मुंह पे थूकना था। ओह माय गॉड, वक्त आया थूकने का, तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपको समझते नहीं क्या, और मैं आप पे थूकता हूँ, साइड पे थूक दिया मैंने। तो रिश्तेदार ने कहा ठीक है, तो डैड ने कहा 1 मिनट रीटेक। मैंने कहा डैड मैं तो मूड पे बोला हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार, उसमें लिखा है तू मेरे मुंह पे थूकता है। मैंने कहा सर कैमरा मुझ पे है, यू आर बैक टू कैमरा, कैसे, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा? उन्होंने कहा जो लिखा है। मैं कौन हूँ? मैंने कहा सर आप मेरे पिताजी हैं, अभी आप आपके गुस्से में आ गए, वो बैंग द टेबल, इसे मैं तुम्हारा बाप इस वक्त नहीं हूँ, मैं जो कैरेक्टर है, जो पात्र है वो हूँ, और तुम कौन हो? मेरे बेटे नहीं हो, तुम उधम सिंह हो, मेरी नाक कटवा दी तुमने सब लोगों के सामने, दिस इज नो वे टू एक्ट। आखिर उन्होंने कहा ये राम शाम तक चलता रहेगा, तू इस बेचारे की फिल्म खराब कर रहा है ऋषिदा की, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। माय गॉड, हुजूर आई हैड टू स्पिट ऑन हिज फेस, फिर गले लगाया उन्होंने। हे राम। सो ये उनका, ये इबादत थी उनकी, ये उनका ताल्लुक था अपने काम से। फिल्म इंडस्ट्री में किन लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती थी? कौन से लोग बहुत गाढ़े और पक्के दोस्त थे बलराज साहनी साहब के? बताएंगे परीक्षित साहनी साहब।
बस अब से थोड़ी देर में सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया, और शो है बहुत ही खास शो, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। लेकिन आज का शो और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, परीक्षित साहनी साहब, और हम सब मिलकर याद कर रहे हैं बलराज साहनी साहब को। 1 मई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। परीक्षित साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। जो 60 का दशक रहा है, जब वो लीड से कैरेक्टर रोल्स की तरफ भी गए, तो किनके साथ काम करने में उनको बहुत मजा आता था? ऋषिदा के साथ काम करके उनको बड़ा मजा आता था, क्योंकि ऋषिदा बिमल रॉय के असिस्टेंट रह चुके थे। गुलजार से बड़ी मोहब्बत थी उनको। मुझे याद है कि यश जी के लिए उनके दिल में बहुत बड़ी वक्त था। वक्त के बाद 2-3 फिल्में और भी थी। ही लव्ड यश जी वेरी मच। बी.आर. चोपड़ा साहब भी रहे होंगे उनके साथ भी। तो वो इकट्ठे पढ़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। ओके, दे वर इन द सेम क्लास। दोनों ने इंग्लिश एमए में की है। राइट। तो चोपड़ा साहब को तो पर्सनली जानते थे जी, मगर कुछ उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक मोड़ पे आके वो उससे जरा खफा हो गए थे। ओके, क्योंकि चोपड़ा साहब, हाँ, बी.आर. जी से थोड़े से वो खफा हो गए थे, क्योंकि उनको ऐसा महसूस, देखिए वो बड़े आत्मसम्मान बहुत था उनमें जी। मुझ में इतना नहीं है। मुझे कोई कुछ उल्टा सीधा कह जाए, मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ। उनकी अगर कोई बेइज्जती करे किसी थोड़ी सी भी, तो वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती थी। ही कुड नॉट पुट अप विद एनी काइंड ऑफ लुकिंग डाउन एट हिम। उन्होंने लिखा है कि मैं यार एक बार सेट पे गया चोपड़ा साहब के, उन्होंने मेरा टाइम था आने का, और उन्होंने बुलाया था आज मुझे। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे बिठाए रखा, फिर कहा तेरी तो शूटिंग करी, तो वापस जा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उनमें लगा कि शायद मैं छोटा एक्टर हूँ, ये बड़े प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो उनके साथ उनकी ज्यादा तालमेल बाद में थोड़ा फर्क आ गया थोड़ा सा जी। एक डायरेक्टर का नाम मैं और लेना चाहूंगा जो शुरुआत से रहे उनके साथ और आगे चल के भी फिल्में बनाई, चेतन आनंद साहब। अच्छा, चेतन जी ने तो उन्हें एक्टर बनाया जी। इप्टा से भी जुड़े हुए थे ना दोनों। इप्टा से जुड़े हुए थे, बट देखो चेतन जी दरअसल एक्चुअली डैडी आए थे लंदन से, और उसके बाद कश्मीर के चले गए सोचने के लिए कि आगे 48 में जी कि क्या करूँ यार, आगे कहीं टीचर बनूँ या क्या करूँ। वहाँ चेतन जी वॉज ऑल्सो इन द सेम क्लास इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। चेतन जी ने भी उसी कॉलेज में थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और एक ही क्लास में थे दोनों। उन्होंने भी इंग्लिश किया था जी। तो चेतन जी बन गए थे फिल्म डायरेक्टर जी, बनना कोशिश कर रहे थे जी। तो वो उनसे मिले, उन्होंने कहा तू और दमो आ जाओ यार बॉम्बे, मेरी फिल्म बन रही है, नीचे रहकर उस पर काम करो। चेतन जी के साथ उनकी बड़ी लंगोटिया दोस्ती थी, रियल बडीज। दोनों मिलते थे तो हंसते थे, बच्चों की तरह टेबल टेनिस भी खेलते थे, कॉफी भी पीते थे, और पुराने गंदे जोक्स एक दूसरे को सुनाया करते थे। दे वर लाइक वेरी क्लोज। और चेतन जी ही रिस्पेक्टेड लॉट, और चेतन जी भी उनको बहुत ज्यादा मानते थे जी। बल्कि ये फिल्म थी हकीकत जी, जिसमें धर्म जी वॉज द हीरो, और ये एक छोटा मोटा वो अफसर का रोल कर रहे थे, सीओ का। जब धर्म जी से थोड़े से नाखुश थे चेतन साहब, तो उन्होंने उनको एनजी कर दिया कि ये किसका रोल काट दो, अब बलराज करेगा। लव एंगल जो था प्रिया के साथ, वो फिर उन्होंने डैड के साथ जोड़ दिया। दे वर रियल बडीज। और चेतन जी, मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ, वो एक खास डायरेक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं। ही वाज एन एक्टर्स डायरेक्टर जी। बलराज साहनी साहब के गुजरने से कितना ज्यादा फर्क पड़ा परीक्षित साहनी साहब को, बताएंगे परीक्षित साहनी साहब अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया, और आज याद कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन अदाकार बलराज साहनी साहब को। और हमारे साथ खास तौर पे मौजूद हैं परीक्षित साहनी साहब। परीक्षित साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। गरम हवा की डबिंग के बाद उनका देहांत हुआ, तब उनकी तबीयत क्या खराब रहती थी, और आप लोग सब कहाँ थे जब ये हुआ? मैं वहीं था, तबीयत तो उनकी खराब नहीं रहती थी। मैं सुबह उनके साथ, मैं अलग फ्लैट में रहता था, थोड़ा सा दूर वहाँ से, क्योंकि शबनम के देहांत के बाद उस बड़े घर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। मेरी बहन छोटी, जो कि मुझसे 4 साल छोटी थी, बड़ी यादें जुड़ी हुई थी, और काफ़ी हमारे दादाजी वहाँ पे
उनका देहांत हो गया, उसके बाद मेरी दादी जी गई, उसके बाद आई डोंट नो, आई वाज नॉट फीलिंग गुड। वो मैं करीब में रहता था और हर सुबह मैं फ़ोन करता था कि चलिए बीच में स्विमिंग करने चलते हैं। तो कुछ कहते नहीं थे, वॉज वेरी क्वाइट। शबनम के बारे में जिक्र कर दो तो चुप कहते थे, चुप हो जाए। मगर एक बार तो उन्होंने मुझे कही थी ऐसे ही चलते चलते कि यार अब चीनी लग रहा मेरा, बहुत हो गया, लगता नहीं है दिल मेरा अब, उजड़े दयार में घर उजड़ गया यार। गर्म हवा के बारे में मुझे सत्यू ने खुद बताया है। हम दोनों एक लेक्चर दे रहे थे एक बड़ी कॉलेज में, पहले मैं बोला फिर वो बोले, और मुझे हमेशा बेहद गुस्सा था उन पर कि वो जो उस फिल्म किसी ने देखी हो तो उसमें एक सीन है जहाँ पे उनकी बेटी का इंतकाल हो जाता है और वो कब्रिस्तान में उसे दफन करने जाते हैं। उसकी वजह से उनको फिर से वो सारी ट्रेजेडी जीनी पड़ी, रिलिव। उस दिन सत्यू ने मुझे कहा, सत्यू ने लेक्चर में कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने उनसे ये सीन करवाया, लिखा नहीं था, मैंने करवाया, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें टॉर्चर किया। ये सही बात है, ये करवा के उन्होंने उनकी जिंदगी और छोटी कर दी। तो जब वो आखिरी डबिंग कर रहे थे, सत्यू ने कहा आज पैकअप करते सर, काफी हो गया, कल कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं आज ही कर ले तो, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह जब मैंने उनको फोन किया कि डैड चले स्विमिंग करने, डॉक्टर ने फोन उठाया और उसने कहा कि जल्दी आओ कि हॉस्पिटल ले जाना है। उसमें ले गए अपना क्या नाम है एम्बेसडर गाड़ी में, और रास्ते में फिर उन्होंने मुझे कहा पेन पेंसिल निकालो जरा लिख दे। उन्होंने कहा कि पहले तो लिख के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट ये कहा था उन्होंने कि मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो कंट्रीमैन हैं, मेरे जो देशवासी हैं, सबसे पहले उनको सलाम देना, मेरा सलाम, क्योंकि मैंने अच्छी बड़ी खुशगवार ज़िंदगी बिताई है। मेरा उनको बहुत बहुत सलाम, मुझे बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, मैं कभी भूलूंगा नहीं। वक्त आ गया, मुझे आप किसी पंडित को मत बुलाइएगा, लाल झंडा देखकर मुझे आप, मगर मैं कहा यार डैड ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप, मगर दैट वाज हिज लास्ट विश। बलराज साहनी के बारे में ये मशहूर था कि उनके बारे में टिल द एंड ऑफ हिज करियर एक भी स्कैंडल नहीं था। जहाँ तक मैंने सुना है कि जैसे हरवंश राय जी वो वेरी क्लोज टू डैड, तो उन्होंने अमिताभ से कहा था यार तू कमाल है, एक अदीब का बेटा है तू, एक साहित्यिक परिवार से है, तू जाके पहले परमिशन ले बलराज जी से। तो ही हैड कम टू डैड और पिताजी के पास आया और पिताजी ने उनसे एक ही बात कही थी, देख बेटे कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता है, मगर उसके ऊपर एक कीचड़ की एक बूंद भी नहीं गिरती। अगर फिल्म लाइन में रहना है तो वैसे ही रहो, गंदगी से दूर रहना। एक बार उसने मुझे आके कहा, विनोद की फिल्म थी क्लब जी, कहता यार कल डैड को देखा मैंने सोचा डैड को, आई थॉट कि उसने अपने हरवंश जी को देखा होगा, डैड वाज कल टीवी पे यार। मैंने कहा यार अच्छा हरवंश जी के ऊपर कौन सा प्रोग्राम, कोई डॉक्यूमेंट्री थी? नहीं यार आई एम टॉकिंग अबाउट आवर डैड, ऐसा कहना मेरे सामने। और उसने फिर एक बात की, उसने कहा ब्रदर एक कुछ भी हो जाए उनके नाम का झंडा बरकरार रखना यार, वी मस्ट कीप हिज फ्लैग फ्लाइंग। तभी उसी वजह से मैंने एक अपनी बैनर बनाई बलराज साहनी प्रोडक्शन, जिसके ऊपर मैं कोई 8 साल से खून पसीना एक कर रहा हूँ। कुछ अच्छी चीज़ मैंने बनाई है, 4-5 अच्छी चीज़ें, मगर फिर भी मैंने वो ब्रेक थ्रू नहीं मिला कि कुछ एक अच्छी चीज़ डैडी के नाम पे छोड़ जाऊँ, ताकि बलराज साहनी प्रोडक्शन उनका नाम तो रोशन हो। बलराज साहनी साहब एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन अदाकार, उनके जैसा अदाकार होना, सही सच्चा कलाकार होना बहुत मुश्किल है। हम उन्हें सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, उनकी कही हुई बातों को याद कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत कुछ। अगले हफ्ते एक और फिल्मी हस्ती की कहानी लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा मैं सिद्धार्थ, और मेरे साथ भावना सोमया। तब तक सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग FM।